नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली पेपर प्रैक्टिस में। साथियों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारे इस चैनल पर हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पूर्व में परीक्षाएं करवाई गई है उनके पेपर प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पे हल कर रहे हैं। पेपर को हम बहुत गहराई से यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। आज का जो पेपर प्रश्न पत्र है वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो 2022 में अपर पीसीएस का जो पेपर करवाया गया उसका पार्ट 2 यहाँ पे लेके आ रखे हैं। 1 से 20 तक के प्रश्नों की वीडियो अपलोड हो गई है और आज हम 20 से लेकर 40 तक के प्रश्नों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक आध प्रश्न करंट अफेयर के होंगे, शेष क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से होंगे। हिस्ट्री में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हिस्ट्री में आपके दक्षिण भारत के इतिहास और दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र यानी ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 जीता। ये 2022 का गोल्डन ग्लोब अवार्ड है। अब उस समय तो इसका राइट आंसर था इसका ड्यून, ठीक है। जैसे ही राइट आंसर ड्यून है तो यहाँ पे गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला था। 2024 की बात करते हैं हम, गोल्डन जो ग्लोब पुरस्कार है 2024 की, वहाँ पे जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था ओपेनहाइमर। वो दिया गया था ओपेनहाइमर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो का अवार्ड दिया था गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024, ठीक है। इसके अलावा जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था वो मिला था सिलियन मर्फी, ठीक है। सिलियन मर्फी को ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिला था लिली ग्लैडस्टोन को, ठीक है। तो ये था हमारा गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2024। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पे नृत्य दिया गया है और किस राज्य का ये नृत्य है। तो पहला है ऑप्शन भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम किसका होगा, आप जानते होंगे तमिलनाडु का। कथक है उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और मोहिनीअट्टम केरल, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन को थोड़ा और डीप पढ़ते हैं, जानते हैं प्रमुख लोक नृत्य। जो तमिलनाडु का लोक नृत्य है और भी भरतनाट्यम तो है ही, एक कुमी है, कोलटम और कवाड़ियट्टम, ठीक है। कोलटम और कवाड़ियट्टम ये कहाँ का लोक नृत्य है, तमिलनाडु का। उत्तर प्रदेश का है नौटंकी, रासलीला, कजरी, चपेली और कथक। ये थोड़ा ऊपर लिख गया, मिस्टेक हो गई थी। तो नौटंकी, रासलीला, कजरी, चपेली ये है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य। केरल का लोक नृत्य आप देखेंगे कथकली, एक शास्त्रीय लोक नृत्य है, और मोहिनीअट्टम और कुरावारकली ये क्या है, केरल का लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य देखेंगे कुचिपुड़ी, वीरानाट्यम, बुट्टा बोमुलू है, भामकल्पम है, दप्पू है, तपेलागुलू है, लंबाड़, धीमसा, कोलटम, ठीक है। ये है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य, ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व की शीर्ष सूचना प्रौद्योगिकी आईटी कंपनियों के संदर्भ में सूची 1 कंपनी और सूची 2 सीईओ, यानी कंपनी और उनके सीईओ कौन है, इसका मिलान आपको करना है। तो देखेंगे गूगल का कौन है, सुंदर पिचाई, ठीक है। गूगल के सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई। माइक्रोसॉफ्ट के हैं सत्य नडेला हैं। ट्विटर के हैं, उस समय ट्विटर के थे परास अग्रवाल, और एडोबी के हैं शांतनु नारायण, ठीक है। तो राइट आंसर तो ये था 2134। अभी वर्तमान में जो ट्विटर को हम एक्स नाम से जानते हैं, तो ट्विटर के जो सीईओ हैं वो है डिल्डर याकारिनो, ठीक है। डिल्डर याकारिनो अभी एक्स के कौन है, सीईओ हैं। आइए जानते हैं कि और कंपनियों के सीईओ कौन है 2024 में। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन भी है आपके लिए बढ़िया सा। तो एप्पल का सीईओ है टिम कुक, टीसीएस का है कृतिवासन, अमेजॉन का है एंडी जेसी, फेसबुक का है मार्क जुकरबर्ग, यूट्यूब का है नील मोहन, माइक्रोसॉफ्ट के हैं सत्य नडेला, इन्फोसिस के हैं सलील पारेख, फ्लिपकार्ट के हैं कल्याण कृष्णमूर्ति, व्हाट्सएप के हैं विल कैथकार्ट और इंस्टाग्राम के हैं केविन सिस्टर्म। इंस्टाग्राम के हैं केविन सिस्टर्म,
ठीक है, तो ये है आपके प्रमुख विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ 2024 में। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने की अभी फिलहाल संभावना है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का शिलान्यास कहाँ किया? तो राइट आंसर है इसका नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बन गया और जीके का क्वेश्चन भी बन गया। एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, ठीक है, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गंगा सागर मेला आयोजित किया जाता है। तो गंगा सागर मेला जो आयोजन होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल में एक और मेले का आयोजन होता है जिसे बोलते हैं मतुआ धर्म मेला। मतुआ धर्म मेला, ठीक है, यह है पश्चिम बंगाल में। आइए जानते हैं 2024 में और 23 और 24 में मेले का आयोजन कहाँ कहाँ हुआ था। एक मेला है भारत पर्व। भारत पर्व 2024 वो हुआ था दिल्ली, ज्ञानपथ दिल्ली में। ठीक है, भारत पर्व ये हुआ था हमारा दिल्ली में। एक फेस्टिवल हुआ था, उसका नाम था डिजर्ट फेस्टिवल। ठीक है, डिजर्ट फेस्टिवल, तो डिजर्ट यानी रेगिस्तान, तो ये आप जानते होंगे, ये हुआ राजस्थान में, ये हुआ था राजस्थान में। ठीक है, एक और मेले का नाम आता है बन्नी उत्सव। बन्नी उत्सव है आंध्र प्रदेश में, यह है आंध्र प्रदेश का बन्नी उत्सव। ठीक है, बन्नी उत्सव है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और एक और मेला है जैसे हॉर्नबिल उत्सव 2023 का, वो है नागालैंड में। हॉर्नबिल हुआ था नागालैंड में 2023 में। हॉर्नबिल नागालैंड में हुआ था। थाईपुसम त्योहार होता है, मनाया जाता है, वो है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है थाईपुसम त्योहार, वो है तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये थे कुछ त्योहार। बाजरा महोत्सव इम्पोर्टेंट है, एक है बाजरा महोत्सव, बाजरा महोत्सव, यह है देहरादून में। ठीक है, देहरादून में बाजरा उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है? तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन सी, काकतीय राजवंश। आइए जानते हैं क्या है ये काकतीय राजवंश। आपने देखा होगा भारतीय इतिहास में दक्षिण भारत में एक वंश आया था जिसको हमने कहा चालुक्य राजवंश। चालुक्य राजवंश भी दो प्रकार के थे, एक था वातापी के चालुक्य, दूसरा था कल्याणी के चालुक्य। जो वातापी का चालुक्य था वो था आपका 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उदय होता है, और जो कल्याणी के चालुक्य था उसका 10वीं शताब्दी में उदय होता है। कल्याणी के चालुक्य जब समाप्त होता है उसके उदय के पश्चात इस एरिया में एक नए वंश का उदय होता है जिसको हम कहते हैं काकतीय राजवंश। काकतीय राजवंशों में मूल रूप से ये गौंड जो जनजाति है हमारी भारत में, गौंड जनजाति के लोग काकतीय राजवंश की नींव डालते हैं। उनके जो मुख्य शासक थे उनका नाम था जैसे वेतराज प्रथम था, वेतराज द्वितीय, रुद्रदेव, और एक और महान शासक आए थे उसमें था गणपति। संभवतः गणपति काकतीय राजवंश के महान शासकों में से एक थे। गणपति की मृत्यु के बाद इनकी धर्मपत्नी रुद्रमा देवी ने कार्यभार संभाला और एक महिला शासिका के रूप में उन्होंने काकतीय राजवंश की बागडोर संभाली। जैसा कि आप जानते हैं भारतीय इतिहास में कुछ ही महिला राजशासिका आई थी, जैसे दिल्ली सल्तनत में रजिया सुल्तान आई थी दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश की बेटी, और उसी प्रकार यहाँ पे आई थी, क्या नाम था इसका, उत्तराखंड के इतिहास में रानी कर्णावती का नाम आता है। ठीक है, कर्णावती, उत्तराखंड के इतिहास में रानी कर्णावती का नाम आता है। तो ये था आपका काकतीय राजवंश के बारे में। अगला प्रश्न है, लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय था। राइट आंसर हो जाएगा इसमें गणितज्ञ। लीलावती का जो लेखक था वो क्या थे, गणितज्ञ थे। भास्कर द्वितीय को भास्कराचार्य भी कहते हैं। भास्कराचार्य मूल रूप से गणितज्ञ तो थे ही, इसके साथ साथ ये क्या थे, खगोल विज्ञानी भी थे। ठीक है, खगोल शास्त्री, मूल से ये खगोल शास्त्री भी थे। इनकी
लीलावती के अतिरिक्त इनकी 2 और किताबें मुख्य रूप से प्रसिद्ध थी। एक का नाम था बीज गणित और दूसरे का नाम था बीज गणित के अलावा दूसरे का नाम था सिद्धांत शिरोमणि। ठीक है, ये उनकी दूसरी किताब का नाम था। कहते हैं कि भास्कराचार्य थे दक्षिण भारत में। आपने देखा होगा दक्षिण भारत में एक पहाड़ी है, ये है पश्चिमी घाट और पश्चिमी घाट में यहाँ पे एक सतपुड़ा की पहाड़ी, तो इन पहाड़ियों में निवास करते थे भास्कराचार्य, है ना। तो ये आपने भास्कराचार्य के बारे में जाना। अगला प्रश्न है, वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। तो राइट आंसर है इसमें मिलिंदोपनो में क्या मिलता है, कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। जो मिलिंदोपनो की रचना की थी वो बौद्ध भिक्षु थे, एक उनका नाम था नागसेन। क्या नाम था? नागसेन। इनको नागार्जुन भी कहते हैं। तो नागसेन ने मिलिंदोपनो की रचना की थी। जैसा कि आप जानते हैं जो नागसेन थे वो बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित थे। जो बौद्ध धर्म में नागसेन थे वो बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित थे। महायान शाखा किसे कहेंगे? जैसा कि आप जानते हैं कि 4 बौद्ध संगति हुई थी, जिसमें चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई थी वो कश्मीर के कुंडलग्राम में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति, ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडलग्राम में हुई थी। और वहाँ पे बौद्ध धर्म 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक था हियान और दूसरा था महायान। जो हियान शाखा थी इन्होंने बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के उपदेशों को माना था। हियान जो शाखा थी बिना किसी उपदेशों के बुद्ध के क्या माना था? उपदेशों को माना था। और जो महायान शाखा थी बौद्ध धर्म के, इन्होंने बौद्ध धर्म के कठोर परंपरागत नियमों में परिवर्तन किया था। जो इन्होंने बौद्ध धर्म के परंपरागत अर्थात ये परिवर्तनवादी थे। ठीक है, बौद्ध धर्म में जिन्होंने परिवर्तन किया उसी महायान शाखा से हमने जोड़ दिया। और इसी महायान शाखा से जुड़े हैं नागार्जुन। ठीक है, और उन्हीं नागार्जुन ने मिलिंदोपनो की रचना की थी, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा गहराई में हम लोगों ने इसे जानने का प्रयास किया कि हियान क्या है, महायान क्या है, और महायान शाखा से कौन जुड़े हैं? नागसेन जुड़े हुए हैं। आगे जाकर नागसेन को माना जाता है उन्होंने किसका वो किया था? शून्यवाद का प्रवर्तक भी इनको माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? तो राइट आंसर है इसमें 1:35। अगला प्रश्न, गधे था सिक्का, भूमि कर, व्यापार कर, सैन्य अधिकारी। तो गधे क्या था? एक सिक्का था। प्राचीन काल में एक सिक्का चलता था जिसका नाम था गधे। ठीक है, अगला प्रश्न है, उदयन जेलर किस वंश से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका चेर राजवंश से संबंधित है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? चेर राजवंश से उदयन जे। जैसा कि आप जानते हैं दक्षिण भारत में 3 वंश का उदय होता है जिसे हम संगम वंश या संगम साहित्य भी कहते हैं। तो संगम काल आता है दक्षिण भारत में जिसमें 3 राजवंश मुख्य रूप से थे। एक चेर था, चोल था, एक था पांड्यन। ठीक है, पांड्यन 3 क्या हुआ करते थे? राजवंश का उदय होता है। ठीक है, उसमें से चेल सबसे महत्वपूर्ण था और इस संगम जो वंश था उनमें सबसे ज़्यादा जानकारी चेर राजवंश की ही मिलती है। उनमें से ही एक शासक को हुआ करते थे जिनका नाम था उदयन जेलर। आगे चलकर एक नाम और आता है, उनका नाम था नेंदु जेलर। और एक महत्वपूर्ण जो प्रतापी शासक था चेर वंश का, उनका नाम था सेनगुटवन। जो सबसे प्रतापी शासक था चेर वंश का, उनका नाम था सेनगुटवन। ठीक है, सेनगुटवन यहाँ का एक प्रतापी शासक था। इसी एक महान शासक होने के कारण इनको लाल चेर
लालचेर नाम से भी पुकारते हैं। तो प्रश्न बनेगा कि लालचेर किसे कहते हैं, उसका नाम क्या है? उनका नाम है सैनगुट वन को लालचेर भी कहा जाता है। किस वंश से संबंधित है? यह चेर वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कृष्ण प्रथम ने। आइए जानते हैं राष्ट्रकूट शासकों का उदय कैसे हुआ। दक्षिण भारत के इतिहास में एक राजवंश आपने पढ़ा, उसका नाम था चालुक्य राजवंश। चालुक्य राजवंश। चालुक्य राजवंश में भी दो राजवंश हुआ करते थे। एक था वातापी के चालुक्य और दूसरा था कल्याणी के चालुक्य राजवंश, है ना। वातापी की जो चालुक्य थे, इनका उदय होता है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, और कल्याणी के जो चालुक्य थे, इनका लगभग 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इनका उदय होता है। वातापी के चालुक्य राजवंशों में जैसे आपने देखा कि कीर्तिवर्मन थे, पुलकेशिन द्वितीय थे, और कौन कौन थे? थे? नरसिंह वर्मन थे। ये सब यहाँ पे हुआ करते थे वातापी के चालुक्यों में। इन्हीं वातापी के चालुक्यों में एक अंतिम शासक था कीर्तिवर्मन, और कीर्तिवर्मन को हराकर दंती दुर्ग ने किसकी स्थापना की? राष्ट्रकूट नामक नए राजवंश की स्थापना की। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की, ठीक है। दंती दुर्ग ने किसको हराया था? वातापी के चालुक्य दंती दुर्ग को हराकर कीर्तिवर्मन को हराकर दंतीवर्मन ने किसकी स्थापना की? राष्ट्रकूट शासक की स्थापना की थी। ये बात समझ में? तो राष्ट्रकूटों का यहाँ पे उदय हो जाता है। आगे जाकर क्या होता है, दंती दुर्ग की जब मृत्यु हो जाती है तो इनके चाचा गद्दी संभालते हैं, और जिनका नाम था कृष्ण प्रथम, जिनका नाम था कृष्ण प्रथम। दंती दुर्ग किसके चाचा हैं? दंती दुर्ग के चाचा, ठीक है। तो इन्होंने ही एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किया, ठीक है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में प्रणयम था। ऑप्शन ए आपातकाल, प्रेम विवाह, भूमिकर। अब यहाँ पे आयोग ने इस क्वेश्चन को बाद में हटा दिया था, तो राइट आंसर इसका आपातकालीन कर भी है और भूमिकर भी है, क्योंकि यह क्या था, मौर्य काल का जो प्रणय था, यह आपातकाल के दौरान आपातकाल के दौरान लिया जाता था, जो कि भूमिकर था, और कुल उपज का 1/3 से 1/4 भाग यह आपातकाल के दौरान लिया गया था। तो आयोग ने बाद में इस क्वेश्चन को हटा दिया था। तो राइट आंसर इसका भूमिकर भी होगा और आपातकाल, यानी आपातकाल के दौरान भूमिकर था, यानी भूमि से उपज का लिया गया था। तो भूमिकर तो था ही, लेकिन कब लिया जाता था? आपातकाल में, ठीक है। मौर्य काल में कुछ और कर भी थे, जैसे जिनका नाम था, सबसे महत्वपूर्ण कर क्या था? भाग। इसके अलावा एक और कर था जिसका नाम था पिंडीकर। क्या नाम था? पिंडीकर मूल रूप से लिया जाता था शाही सेना के लिए, जैसे पूरा का पूरा गांव एक साथ इस पिंडीकर को देता था। जैसे शाही सेना अगर किसी गांव से होकर गुजरती थी, किसी गांव से होकर शाही सेना गुजरती थी, तो पूरा गांव इकट्ठा होकर शाही सेना की क्या करता था? खान पान का ध्यान रखता था। इसी के लिए इसे बोलते हैं पिंडीकर, है ना। एक और कर है, उसका नाम है हिरण्यकर। यह भी क्या था? एक नगद कर, हिरण्य, ठीक है। एक महत्वपूर्ण कर और था, उसका नाम था बाली। यह प्राचीन काल से लिया जाता है, और मौर्य काल में भी यह कर बाली कर दिया जाता था। तो आपने पढ़ा कि किस प्रकार से मौर्य काल में कितने कर थे? एक भाग था, एक था पिंडीकर, दूसरा हिरण्य था, एक बाली था, और एक और ये कौन सा कर है? प्रणयम, ठीक है। ये भी एक कर है, प्रणयम भी एक कर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? एक बार फिर सुन लीजिए, राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था। तो राइट आंसर है गोविंद तृतीय ने किसको हराया था? प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था। आइए इस क्वेश्चन को जानते हैं। दक्षिण भारत में आपने देखा, राष्ट्रकूटों के इतिहास के बारे में आपको बता दिया था कि दंती दुर्ग ने इस वंश की स्थापना की थी, है ना। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट शासक की स्थापना की थी। आगे क्या होता है? एक आता है राष्ट्रकूट, एक आता है प्रतिहार, और एक और वंश आता है जिसका नाम था पाल वंश। ये तीनों वंश मध्य उत्तर भारत पर आक्रमण करने के लिए, अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। इन तीनों में त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, राष्ट्रकूटों में, प्रतिहार में और पाल वंश में।
तो राष्ट्रकूट शासक सबसे पहले जो ध्रुव हुआ करते थे, ध्रुवों ने राष्ट्रकूट जो शासक थे इनका नाम था एक ध्रुव, और इस ध्रुव ने उस समय प्रतिहार नरेश था एक, उनका नाम था वत्सराज। वत्सराज ध्रुव ने किसको हराया था? ध्रुव कौन था? राष्ट्रकूट शासक था एक ध्रुव। ध्रुव ने किसको हराया था? प्रतिहार नरेश वत्सराज, वत्सराज को हराया था। इसके साथ साथ उन्होंने धर्मपाल को भी हराया था, धर्मपाल को भी हराया था। किसने? ध्रुव ने। आगे जाकर राष्ट्रकूट शासक एक और हुआ करते थे गोविंद तृतीय, उन्होंने भी प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय को हराया था। राष्ट्रकूट शासकों में इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय भी महान शासकों में गिने जाते हैं। इन्होंने भी अपनी योद्धा का परिचय दिया, और कृष्ण तृतीय को ने दो महत्वपूर्ण उपाधि धारण की थी। राष्ट्रकूट शासक है कृष्ण तृतीय, इन्होंने दो महत्वपूर्ण उपाधि धारण की थी। एक का नाम था अकाल वर्ष, क्या नाम था? अकाल वर्ष की उपाधि धारण की थी, और एक और उपाधि धारण की थी, उस उपाधि का नाम है कांचीपुरम तंजई कोंड। क्या था? कांचीपुरम तंजई कोंड की उपाधि धारण की थी। किसने? कृष्ण तृतीय ने। तो ये भी राष्ट्रकूट शासक हुआ करते थे। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न है, हजार दिनारी नाम किसे जाना जाता था? क्या हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर है इसका मलिक काफूर। बहुत महत्वपूर्ण है मलिक काफूर। आइए जानते हैं मलिक काफूर कौन थे। एक अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में एक देश पड़ता है, उसका नाम है मोरक्को। मोरक्को से एक यात्री आता है, उसका नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता मोरक्को से आता है, और उसने कहा मलिक काफूर को हजार दिनारी या अल अल्फी या हजार दिनारी किसने कहा था? मलिक काफूर को इब्न बतूता ने। अब प्रश्न आता है मलिक काफूर कहाँ से था? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे क्या होता है, जब हमारे पास दक्षिण भारत में खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी आता है। खिलजी ने जो गुजरात का ये वाला क्षेत्र है, इसे बोलते हैं खंबात का क्षेत्र। तो खंबात पर शासन करने के लिए किसको? नुसरत खां को यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो खंबात का क्षेत्र था, यहाँ पे जो गुजरात में है खंबात का क्षेत्र, यहाँ की बागडोर संभाली थी एक नुसरत खां को। इसी नुसरत खां ने खंबात से पकड़ के लाए थे किसको? मलिक काफूर को। किसको पकड़ के लाए थे? मलिक काफूर को। और मलिक काफूर को उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में लेके आए। बाद में देखते हैं कि मलिक काफूर इतना शक्तिशाली हो जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने उसे अपना सेनापति बना दिया। कहते हैं कि मलिक काफूर ना तो पुरुष था और ना ही स्त्री था। यह देखने में बहुत ही सुंदर, यानी थर्ड जेंडर मलिक काफूर को कहते थे। अपनी योग्यता का परिचय देते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने जिन जिन अभियानों को किया, वहाँ मलिक काफूर ने विजय प्राप्त की, है ना। तो ये है मलिक काफूर का इतिहास। खंबात से इसे नुसरत खां लाया था, ठीक है, खंबात से इसे नुसरत खां लाया था। कहाँ? दिल्ली में, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। तो अब प्रश्न उठता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो मलिक काफूर को हजार दिनारी किसने कहा था? ये कहा था इब्न बतूता ने, जो मोरक्को का यात्री था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर है इसका मलिक अल्तुनिया। अभी क्यों प्रतिद्वंदी की बात करते हैं? जैसे दिल्ली सल्तनत की अगर आप बात करते हैं, गुलाम वंश में एक वंश है इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गुलाम वंश की वास्तविक नींव डाली थी इल्तुतमिश ने। जैसे इल्तुतमिश अपने अंतिम समय में अपना उत्तराधिकारी बना देता है रजिया सुल्तान को। जैसा रजिया सुल्तान आपने पढ़ा होगा, अपनी बेटी रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है। ऐसा पहली बार होता है गुलाम वंश में जिसने कि अपने उत्तराधिकारी अपनी बेटी को नियुक्त किया है। होता क्या है, यल्दौज, कुबाचा और अली मर्दान, ये तीनों उस समय तुर्क हुआ करते थे, और ये इल्तुतमिश के इस निर्णय से खफा थे, और इन्होंने इल्तुतमिश के बेटे को क्या बनाया? ये क्या बनाना चाहते थे? गुलाम वंश का
शासक बनाना चाहते थे। तो रजिया सुल्तान को अबदस्त करने के लिए इनका ये पूरा एक गुट था, यल्दौज का, कुबाचा और अली मर्दान का, ये तुर्क हुआ करते थे। आगे जाके क्या करते हैं, जो अल्तुनिया है, अल्तुनिया ने यह उस समय सरहिंद, अल्तुनिया, मलिक अल्तुनिया है, वो उस समय सरहिंद पर राज कर रहा था। तो रजिया सुल्तान ने मलिक अल्तुनिया से विवाह किया। अल्तुनिया इल्तुतमिश का दामाद हुआ, तो ये उसका प्रतिद्वंदी नहीं था। रजिया सुल्तान का पति था अल्तुनिया, यह इल्तुतमिश का क्या नहीं था, प्रतिद्वंदी नहीं था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंद्र। सर्वाधिक मंत्र क्यों है ऋग्वेद में? वो इंद्र देवता को ही समर्पित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ? तो राइट आंसर है इसका पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में क्या होता है, प्रथम जैन परिषद का आयोजन होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि 300 ईसा पूर्व में जैन परिषद का आयोजन होता है। जैसे चार बौद्ध संगति हुई थी ना, उसी प्रकार जैन परिषद का भी आयोजन होता है। तो 300 ईसा पूर्व में प्रथम जैन परिषद जो पाटलिपुत्र में हुई थी, इसमें क्या हुआ था कि जैन 2 भागों में बंट गया था जैन धर्म। एक का नाम था श्वेतांबर और दूसरा नाम था श्वेतांबर और दूसरा नाम था दिगंबर। जो जैन मुनि आप देखते होंगे सफ़ेद कपड़े धारण करते हैं, उनको श्वेतांबर कहा गया, और जो जैन मुनि दिगंबर जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं, तो उनका नाम है दिगंबर। तो प्रथम जैन परिषद जो पाटलिपुत्र में हुआ था, उसमें श्वेतांबर तथा दिगंबर 2 परिषद के रूप में 2 अलग अलग गुटों में जैन धर्म बंट गया। अगला प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न होगा ये, निम्न में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई? तो राइट आंसर है इसका, राइट आंसर क्या होगा इसका प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका के साथ साथ एक और नाटक है, उसका नाम था रत्नावली और प्रियदर्शिका हर्षवर्धन की क्या है, एक नाटक है। जैसे कि आप जानते हैं जो हर्षचरित्र है वाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है ना, और कादंबरी और हर्षचरित्र ये किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट के द्वारा। हर्षचरित्र में भी हर्षवर्धन की जीवन परिचय का उल्लेख है। जो देवी चंद्रगुप्तम है, ये लिखा है किसने? विशाख दत्त ने। ठीक है, विशाख दत्त ने लिखा है, विशाख दत्त ने लिखा है देवी चंद्रगुप्तम। तो साथियों, आज का पेपर प्रैक्टिस सेट इतना ही। अगले पार्ट का आप लोग इंतजार करेंगे। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।